वेलकम स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य एक्स है यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वैश्वीकरण, जो फर्स्ट वीडियो थी उसके ऊपर आपने वैश्वीकरण का अर्थ, विशेषताएं तथा उद्देश्य की जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे की जो राजनीतिक वैश्वीकरण कैसे है, आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में पक्ष विपक्ष और कारणों पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पता है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अपने देश की सीमा से निकल करके दूसरे देश की संस्कृतियों, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, रोजगार प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, दूसरे देश की शासन प्रणाली से प्रभावित होकर के वो नीतियां प्राप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब पूरा विश्व में एक जैसी व्यवस्था होना वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 से हुई है। पहले हमारा जो व्यवस्था थी, राज्य एक कल्याणकारी राज्य होता था जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के अंदर अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचता था। लेकिन अब जो है 1991 के बाद जो राजनीति का स्वरूप हो गया है वो कल्याणकारी न होकर के वैश्वीकरण हो गया है। पूरा विश्व एक मंच पर इकट्ठा होकर के समस्याओं का समाधान करता है, सभी मिलजुल करके काम करते हैं। अब जो है वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र नागरिकता पर बल न दे करके विश्व नागरिकता पर बल दिया जा रहा है। वैश्वीकरण अपने देश की सीमाओं से निकल करके पूरे मानव जाति के बारे में सोचना वैश्वीकरण कहलाता है। इसकी शुरुआत 1991 से हुई है। ये आपको पहले ही वाली जो वीडियो है उससे आपको ज्ञात होगा। अब हम चर्चा करते हैं राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण कैसे हुआ है। स्टूडेंट्स, राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण इसलिए है, पूरे विश्व में 1991 के बाद 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1991 में हो गया। सोवियत संघ के अंदर से 15 नए राज्य बन गए, देश बन गए, जिससे सोवियत संघ की स्थिति कमजोर हो गई। और कमजोर होगी तो पूरे विश्व में शीत युद्ध का जो वातावरण था, एक ओर ना अमेरिका शीत युद्ध आपने पता ही है स्टूडेंट्स, एक ओर ना अमेरिका गुट था और दूसरी ओर ना सोवियत गुट था, जो पूरे विश्व में तनाव उत्पन्न कर रहे थे। 1990 में शीत युद्ध का, सोवियत संघ का विघटन होने के कारण शीत युद्ध खत्म हो गया। तो जो सोवियत संघ किस पर बल दे रहा था? साम्यवादी शासन प्रणाली पर। सोवियत संघ के भी ज्यादातर जो नए राष्ट्र बने हैं उन्होंने भी लोकतंत्र प्रणाली को अपना लिया है। और लोकतंत्र प्रणाली अमेरिका की प्रणाली थी। विश्व में केवल एक देश को छोड़ करके, केवल चाइना जो है वो सोवियत इसको साम्यवादी शासन प्रणाली को अपनाए हुए है। नहीं तो पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रणाली कायम है। किसी देश में व्यापक रूप से लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, किसी के अंदर थोड़ा प्रभाव मिलता है, लेकिन है पूर्ण रूप से लोकतंत्र प्रणाली। किसी भी प्रकार सभी राष्ट्रों ने, जो जितने भी आद राष्ट्र हैं, ज्यादातर केवल चाइना को छोड़ करके लोकतंत्र प्रणाली को अपनाए हुए हैं। तो ये राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण है। पूरे विश्व में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यह भूमंडलीकरण का ही लक्षण है। पूरे भूमंडल पर, पूरी धरती के ऊपर ज्यादातर राष्ट्र लोकतंत्र शासन प्रणाली को पसंद करते हैं और उसको अपनाए हुए हैं। यह राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण है। नंबर 2, पूरे विश्व में सभी राष्ट्रों ने अपनी समस्याओं का समाधान अपनी राजनीतिक जो भौगोलिक जो दायरा था उसके अंदर न रख करके पूरे विश्व में साझा किया है। और दूसरे विश्व की जो समस्याएं, आपदाएं हैं, सारे मिलकर के राजनीतिक रूप से, जैसे यूएनओ भाइयों, यूएनओ के है, जिस तरह गांव में पंचायत होया करे,
और उसकी शर्म पूरा गांव कराया गया। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी भाई, जिसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और आज इसके अंदर 193 देश शामिल है भाई। जो 193 देश है विश्व के, ज्यादातर देश इसमें शामिल हो गए और सारे जो है यूएनओ के माध्यम से यूएनओ के सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं। और शुरुआत में केवल 51 देश थे भाई। तो कहने का मतलब यह है सभी राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को मान्या है और अंतरराष्ट्रीय अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल करके दूसरे देश के साथ संधि समझौते करे हैं, उस पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 1995 को जो विश्व व्यापार संगठन है उसको अपनाया है। तो कहने का इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे भारत सार्क का सदस्य है, 8 देशों का समूह सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है। 2000 पहले 7 थी भाई, अब 8 होगी। 2008 में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया सार्क का। इसी तरह भाई 8-8, 10-10 देशा ने, 20-20 देशा ने इकट्ठे होकर के क्षेत्रीय संगठन बना लिए, जैसे ईयू यूरोपियन संगठन जो यूरोप के देशों का संगठन है, ओएएस ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेट्स जो अमेरिका का के देशों का संगठन है। इसके अतिरिक्त एशियन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जो 1967 में बना था। तो इस तरह पूरा विश्व जो है अपने देश की सीमाओं से निकल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो क्षेत्रीय संगठन है, यूएनओ है, उनमें विश्वास रखने लग गया और पूरे विश्व में चाइना को छोड़ करके लोकतंत्र प्रणाली को अपनाए हुए हैं सारे के सारे देश। इसका मतलब सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की राजनीति से प्रभावित हुए हैं और पूरे विश्व में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होना, क्षेत्रीय संगठनों में विश्वास रखना, यूएनओ के सदस्य बनना, यूएनओ के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करना, यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ये राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण है। अब देखो एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं। WTO है भाई, WTO एक एजेंसी है किसकी? यूएनओ की। चाइना से कोरोना वायरस चल रहा है, या 13 नवंबर 2019 से शुरू हुआ, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। चाइना में पहली शुरुआत भाई 13 नवंबर 2019 से शुरू हुई है भाई। इसका मुकाबला है पूरे विश्व में फैल रही है यह बीमारी, और यूएनओ ने ना WHO ने इसको एक महामारी घोषित किया और पूरा विश्व इससे मिलकर के लड़ रहा है। किससे? कोरोना से। और जो कोरोना से लड़ रहा है ना भाई, सारे देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे भारत ने पीछे ही भारत की जो टेबलेट हैं उनसे कोरोना में, वैसे तो इसकी कोई वैक्सीन तो आई नहीं है, वैक्सीन ना आने के कारण जो भारतीय जो दवाइयां हैं उनसे इसको कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। तो कंट्रोल होने के कारण अब भारत दूसरे देशों से यहां से दवाई सप्लाई करी। क्यों करी? क्योंकि हम सब मानव जाति में विश्वास रखते हैं, संपूर्ण मानव की भलाई में विश्वास रखते हैं। और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने भी भारत से जो टेबलेट है वो मंगवाई और अपने नागरिकों को दी ताकि उनकी मृत्यु दर को कम किया जा सके। और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया भाई जो हमारे पास जो सुविधा है हम विश्व को बेहिचक पूर्ण रूप से सहयोगात्मक रूप से प्रदान करने में का पूरा प्रयास करेंगे। हम विश्व के साथ हैं और भारत में इतनी जनसंख्या होते हुए खुद भी मुकाबला करेगा, अपनी नागरिकों की कोरोना से सुरक्षा करेगा तथा विश्व के नागरिकों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत ने अमेरिका की मदद भी करी है। क्यों? क्योंकि यही तो जो इस समस्या का
जो एक मंच पर समाधान करने की कोशिश की जा रही है। पूरा विश्व जो है कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगा हुआ है। जिस भी देश के पास ये व्यवस्था हो जाएगी तो इस समस्या का समाधान करेंगे और एक दूसरे को प्रदान भी करेंगे। क्यों? यही तो राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण है। और इस पर मंथन भी होता है वह कैसे समाधान हो। सभी राष्ट्र जो है इस समस्या के समाधान में विश्वास रखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सारे एक मंच के रूप से यूएनओ के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से इस महामारी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, लोकतंत्र प्रणाली, क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में एक दूसरे के जो नजदीकियां हैं, एक दूसरे के प्रति जो आस्था बढ़ी है, वही राजनीतिक वैश्वीकरण है। पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। ये कौन सा है? राजनीतिक वैश्वीकरण। मतलब एक देश के पास लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। ये किससे होया? एक दूसरे की शासन प्रणाली से प्रभावित होकर के। पहले यो था, सोवियत संघ था, साम्यवाद में विश्वास रखता था, अमेरिका इसका विरोधी था। लेकिन 1990 के बाद इसने देखा कि भाई ये तो जो अमेरिका प्रगति पर जा रहा है उद्योगों के कारण और तुम्हारा विकास नहीं हो रहा, उन्होंने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया, साम्यवादी प्रणाली को छोड़ दिया। अपने घर की जो प्रणाली थी उसने छोड़ करके दूसरे अपने विरोधी की प्रणाली अपनाई। यही तो क्या है, दूसरे देश के नजदीक गया है, उसकी नीतियों को अपनाई। यही तो वैश्वीकरण है, ये राजनीतिक वैश्वीकरण है। आर्थिक वैश्वीकरण भाई, आर्थिक में आता भाई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आता भाई रोजगार के साधन, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन, उद्योग। आज भाई आर्थिक वैश्वीकरण भी हो गया। पूरे विश्व में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल बिछ गया भाई। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? जो अपने देश की सीमा से निकल करके दूसरे देश की सीमाओं में कंपनियां स्थापित होती हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अनेक देशों में जो कंपनियां स्थापित होती है, मान लें अमेरिका की कंपनी 50 देशों में स्थापित होगी, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। तो आज पूरा विश्व जो है दूसरे देशों से उद्योग प्राप्त कर रहा है। अनेक उद्योग दूसरे देशों के स्थापित हैं जो रोजगार प्रदान कर रहे हैं। दूसरे देशों से तकनीक प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं। कई हजार अरबों खरबों एक दूसरे देश में निवेश करने पर बल दे रहे हैं। किसके कारण? ये वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण अपना जो डील दे दी, किसमें? व्यापार में। लाइसेंस मुक्त व्यवस्था कर दी, खुले बाजार की व्यवस्था कर दी, खुली प्रतियोगिता पर बल दे दिया। भाई जिसका माल बढ़िया हुआ उसको खरीदा जाएगा, जितना ज्यादा माल बनेगा एक दूसरे से खरीदा जाएगा। जैसे जो बिजनेस ही तो है, भारत से जो कोरोना की जो टैबलेट्स हैं वो मंगवाई, जो व्यापारी तो है, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इस बात पे बल दिया जा रहा है। जो दूसरे देशों में कंपनियां स्थापित करना। अच्छा, एक चीज और भी है, आर्थिक वैश्वीकरण ये भी है। आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है, लगभग ज्यादातर देश के नागरिक एक दूसरे देश के अंदर जाकर के शिक्षा ग्रहण करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त, भारत के कई लाख आदमी अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और अमेरिका के काफी आदमी जो है भारत में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कंपनियां लगा रहे हैं। चाइना के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, बहुत सारे राष्ट्रों के जो नागरिक विकसित के विकासशील देशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, विकासशीलों के विकसित में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो आदमी योग्य है, जो आदमी मतलब रोजगार प्राप्त करने की योग्यता रखता है, वो अपने देश की सीमा से निकल करके दूसरे देश की सीमा में रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये आर्थिक वैश्वीकरण है भाई। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करना, दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करना, व्यवसाय करना, उद्योग लगाना, दूसरे देश की में धन कमा करके अपने राष्ट्र में की पूंजी में को बढ़ाना और वहां से अपने देश की मुद्रा को प्राप्त करना, ये सारे आर्थिक वैश्वीकरण कहलाता है स्टूडेंट्स। सांस्कृतिक वैश्वीकरण भी हुआ है भाई। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का मतलब होता है भाई खान पान, रहन सहन, वेशभूषा भाई। खान पान, आज जो देश
दूसरे देश की खान पान अच्छा लगता है उसको अपनाता है। जैसे विषयों में प्रश्न ये भी आ जाएगा स्टूडेंट, कोई दो वो सांस्कृतिक उदाहरण दीजिए सांस्कृतिक। जैसे अमेरिका का जंक फास्ट फूड है, पिज्जा बर्गर और जींस की पैंट, ये अमेरिका की है भाई, और पूरा विश्व ही न पसंद करे है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकासशील देश है जो इनको नहीं अपना रहे। किसको? पिज्जा को, बर्गर को। बहुत सारे देशों के अंदर आज भी जो देशों के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, उनमें पिज्जा बर्गर की व्यवस्था हो रही है। किसकी चीज? तो अमेरिका की बेकरी। विकासशील देश में भारत ने ला लो तुम, बहुत सारे शहर में, छोटे छोटे गांवों में भी पिज्जा बर्गर मिल रहे हैं। दूसरी बात, जींस। अमेरिका की जींस भारत की जींस नहीं है। जो हम जींस इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका की है। ये जो जींस है स्टूडेंट्स, ये अमेरिका की है, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इसको पसंद नहीं कर। भारत में देख लो किस कोने में नहीं मिलते, छोटे छोटे गांव में भी जींस को पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत स्टूडेंट, मान ले किसी देश का संगीत पसंद आ जाता है तो पूरा विश्व के प्रत्येक कोने में उसको पहुंच हो जाते, क्योंकि इंटरनेट संचार के साधन इतने बढ़ गए जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चीज पसंद की जाती है। जैसे बॉलीवुड फिल्में हैं, उनको पसंद किया जा रहा है। भारत के छोटे छोटे गांव में, शहरों में, कस्बों में दूसरे देशों की जो नाटक है, मूवी है, जो फिल्में हैं, उनको पसंद किया जा रहा है। क्यों पसंद किया? जो से भी देश की संस्कृति, यही तो संस्कृति है स्टूडेंट। उन मूवी में जो फिल्में हैं उनमें क्या दिखाया जाता है? वहां की संस्कृति तो दिखाई जा रही है। और उसको चाइना की मूवी है, जापान की मूवी है, अमेरिका की मूवी है, इंग्लैंड की मूवी है, उनको यहां देखा जा रहा है। और हमारी मूवी जो है, हमारे जो पले हैं, दूसरे देशों में देखे जा रहे हैं। कजाकिस्तान जो सोवियत संघ से अलग हुआ एक राष्ट्र है, उसमें भारतीय जो फिल्में हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो यही तो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के साधन जो कारण जो है, जो मनोरंजन के साधन भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं, यही तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। स्टूडेंट्स, योगा देखो आप, जो योग है, योग है ना, पूरे विश्व में योग को पसंद किया जा रहा है। 21 जून को भारतीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 21 जून को। और इसमें 150 से भी ज्यादा इतने देशों ने भाग ले लिया, इतने देशों ने इसको पसंद कर लिया। मतलब पूरा, लगभग पूरा विश्व, 75% से ज्यादा जो देश हैं आज इसको पसंद कर रहे हैं। किसको? भारत के योग को। जबकि ये प्राचीन कालीन भारतीय जो योग है, प्राचीन काल से है। खैर भारत की योग तो प्राचीन काल से पाणिनि ने, आदि ने, इसको पतंजलि ने योग को अपनाया है। खोज जो है प्राचीन काल की है भारत की। और वर्तमान समय जो हमारे देश में जो बाबा रामदेव है वो योग करते हैं, वो योग सिखाते हैं, दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यही तो जो है सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण है। भारत में एक एग्जाम्पल बता देता हूं स्टूडेंट्स। एक लड़की सांगी मॉडल स्कूल की स्टूडेंट है, थी, अब नहीं, विधि। उसने एक भजन गाया था, मेरे यार सुदामा वाला। उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया गया है और दूसरे देश भी इसको पसंद करते हैं। भारत की जो दीपावली है स्टूडेंट्स, ये दीपावली है या किसकी है? भारत की है। जो भगवान रामचंद्र का जन्म भारत में हुआ है, तो वो इसमें, इसको अमेरिका में भी पसंद किया जा रहा है, अमेरिका भी माने हैं। अभी एक पीछे ही उदाहरण आया था, हरियाणा का एक सांस्कृतिक सॉन्ग है, उसको अमेरिका में डीजे के माध्यम से सुना जा रहा है और रोड के ऊपर जो है
वहां के नागरिक भी और भारत के नागरिक भी वहां डांस कर रहे हैं, उसको सुन करके खुशी मना रहे हैं। ये क्या है? हरियाणा का मतलब भारत का सॉन्ग कहां पर, हरियाणवी सॉन्ग कहां अपनाया जा रहा है, कहां सुना जा रहा है, कहां पसंद किया जा रहा है? अमेरिका में। और अमेरिका की जो पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है, पश्चिम के जो देश है, अमेरिका जैसे देश है, उनकी जो वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, भारत का तो खादी है भाई, धोती कुर्ता है पहनावा तो भारत का तो। और हम ज्यादातर क्या पहनते हैं? छोटा सा बच्चा भी जन्म से ये पैंट जींस, 3-4 साल का बच्चा भी यूं कहे मैं तो जींस की पैंट लूंगा। और जो जींस की पैंट क्या है? ये पश्चिमी देशों की देन है, हमारी थोड़ी है ये। अगर हम उनको पसंद कर रहे हैं तो यही तो जो है सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। मतलब सांस्कृतिक रूप से खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पूरे विश्व में एक जैसा मिलाप है। आप कहीं भी जा लेना पिज्जा को पसंद करेंगे, आप कहीं भी जा लेना बर्गर को पसंद करेंगे, आप जींस को पसंद कर रहे हैं। भारत में जो खादी है भाई, इसको विश्व के बहुत सारे देश पसंद कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म है, और जो क्रिश्चियन है, जो इंग्लैंड के जो नागरिक हैं, जो उनका अपना धर्म है, उसको छोड़ करके बहुत सारे नागरिक जो भारत का हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है मथुरा, वहां पर जो भजन कीर्तन सुनते हैं, वो भारत की इस संस्कृति से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने अपना लिया। तो कहने का अभिप्राय ये है, पूरे विश्व में एक जैसा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा। अब ये नहीं रहा कोई भारत की कोई चीज है तो वो भारत तक सीमित रहेगी। अमेरिका में, चाइना में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, और अमेरिका की कोई चीज है जैसे जंक फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, जींस है, ये पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार जो है सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण है। चाइना ने कोई खोज करी है, चाइनीज मोबाइल कितने बिकते हैं इंडिया में? भारत में बहुत सारे बिकते हैं। अब तो खैर थोड़ा सा प्रतिबंध हो गया, लेकिन कितनी कंपनियां हैं। तो उनकी जो संचार की चीजें हैं। आज एक और शिक्षा है, शिक्षा भी तो संस्कृति में आता है। आज भारत में छोटे छोटे शहरों में जापानीज भाषा सीखिए, स्पेनिश सीखिए, अमेरिकन सीखिए, चाइनीज सीखिए। ये क्या है? ये शिक्षा दूसरे देशों की जो शिक्षा है, इसको हम अपना रहे हैं। भारत के आदमी अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृतियों को अपना रहे हैं। यही तो वैश्वीकरण है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक वैश्वीकरण, पूरे विश्व में लोकतंत्र प्रणाली को अपना लिया है। आर्थिक वैश्वीकरण, पूरे विश्व में खान पान के साथ साथ जो व्यापार है वो एक जैसा हो गया है। आर्थिक रूप से भाई कृषि, जो कृषि के बहुत सारे बीज हैं, कृषि है, कृषि में जो बीज हैं, टेक्नोलॉजी है, एक जैसी होगी। व्यापार एक जैसा हो गया, अपने देश की सीमा से निकलकर दूसरे देश की सीमाओं में वो हो गया, व्यापार होने लग गया। एक देश से नागरिक दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने लगे, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होगी। तीसरा, संस्कृति में भाई वेशभूषा, खान पान, रहन सहन आते हैं। ये था हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्वीकरण। अब इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भाई। पक्ष और विपक्ष में क्या है भाई? इसके क्या लाभ हुए, क्या हानि हुई? लाभ तो यो है भाई, एक तो जो है ना विश्व में शांति होगी। दूसरा, विश्व में शांति के साथ साथ पूरा विश्व एक दूसरे के नजदीक आ गया। तीसरा जो है, रोजगार के साधन बढ़ गए। चौथा, राष्ट्रों का संतुलित विकास हो गया भाई। सारे राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सारे राष्ट्र एक दूसरे में व्यापार करने की में विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त पांचवा, जो समस्याएं हैं वो सामूहिक रूप से पूरे विश्व में मिलजुल करके निपटान लग गए। एक की समस्या नहीं रहेगी पूरे विश्व में,
सबकी समस्या मानी जाएगी। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल बिछ गया भाई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आपने पता ही है, जो अपने देश की सीमा से निकल करके दूसरे देश की सीमाओं में स्थापित हों, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ये फायदा हो गया। शिक्षा है भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी देश में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने अपनी देश की सीमाओं में ढील दे दी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय नागरिकता को खत्म करके, राष्ट्रीय नागरिकता को समाप्त करके वैश्विक नागरिकता पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापार को बढ़ावा मिला है। विकासशील से विकासशील देश, जो कमजोर से कमजोर राष्ट्र हैं, उन्होंने भी सभी अपने राष्ट्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, विकसित राष्ट्रों के लिए निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए। सभी देशों की आपसी संस्कृति में भी मेल मिलाप आया है, भाईचारे की भावना बढ़ी है, विश्व में शांति भी हुई है भाई। 1945 से लेकर के 1990 तक जो है शांति बन रही थी, दो गुट बन रहे थे, वो भी खत्म हुई है, फायदा हुआ है। और एक देश दूसरे देश की संस्कृतियों का सम्मान भी करते हैं, ये भी फायदा हुआ है। लेकिन भाई कई नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला नुकसान तो ये है भाई एक चीज और बता देता हूं, सकारात्मक लाभ और पक्ष और फायदे वैश्वीकरण के, ये तो है एक बात। नकारात्मक विपक्ष में हानि, ये है भाई एक बात। तो सकारात्मक सकारात्मक तो मैंने बताया, देखिए के फायदे हुए, पक्ष में हुए, सकारात्मक हुए, एक का बात से भाई लाभ हुए। अब है हानि क्या हुई है, वैश्वीकरण का नुकसान क्या हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले था भाई जो निर्धन राष्ट्र है ना, कमजोर राष्ट्र है निर्धन, उसका और ज्यादा शोषण हो गया भाई। निर्धन का मतलब जाना हो भाई, निर्धन का मतलब कमजोर। जो कमजोर राष्ट्र है, एक वजह बंद कर दे या तू। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं, नकारात्मक क्या पक्ष पड़े हैं, वैश्वीकरण का क्या नुकसान हुआ है या क्या हानि हुई है, या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। एक तो निर्धन राष्ट्रों का भाई शोषण हो गया भाई। निर्धन राष्ट्रों का शोषण कैसे हो गया भाई? पहला कारण तो ये है भाई, जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, जिस भी देश में अपनी कंपनी लगाते हैं तो ये अपना मुनाफा देखे हैं। जो इन मुनाफा है ना हो तो ये क्यों लगावें? तो वहां के पहला नुकसान यो करें, वहां के जो नागरिकों को जो वेतन देते हैं ना, काम तो कई गुना ले हैं और उनको वेतन बहुत कम दे हैं। दूसरी बात, अपने माल को वहीं से वो कच्चा माल प्राप्त करेंगे और वहीं पर बेचते हैं। तो जो जिस भी देश में वो स्थापित है, वहां के जो व्यापारी हैं वो बेरोजगार हो गए। उनके जो व्यापारी हैं उनकी जब होड़ा प्रतियोगिता है तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल को बेचने के लिए उनको पीछे धकेल रही हैं। तो वहां के नागरिक जो व्यापारी है वो तो कमजोर हो गए, पिछड़ गए। किनके कारण? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण, जिससे वहां के नागरिकों का जो व्यापार है वो ठप हो गया था, बेरोजगारी वहां बढ़ गई, उनका था एक प्रकार का शोषण हो गया। पहला नुकसान। दूसरा, जो उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद स्थापित हो गया भाई, नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया भाई। ये एक शब्द है स्टूडेंट, मैं तीनों बात बता देता हूं। एक तो है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है
अपने देश के आसपास कोई देश हो उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिस तो न्यारा दिखा गुलाम से। और एक वो है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब यो है कि भाई पड़ोस का जो राष्ट्र है ना वो तो है शक्तिशाली, वो तो कब्जा करने को नहीं दे और किसी और देश पर जाकर कब्जा कर लिया। जो उदाहरण के लिए ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का देश है और उसने एशिया महाद्वीप के भारत माँ का कब्जा कर लिया। उसने आप क्या अपने आसपास के जैसे फ्रांस होया, जो जर्मनी होया, ऑस्ट्रिया होया, के नाम है इसके आसपास में पोलैंड होया, स्पेन होया, इन पर कब्जा ना कराया क्योंकि ये सियाने थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने वहां से कब्जा करके अपने पड़ोसियों को छोड़ करके, मतलब अपनी साम्राज्यवादी नीति को छोड़ करके भारत में कब्जा कराया, श्रीलंका में कब्जा कराया और आसपास के देशों में कब्जा कराया। तो यह होया उपनिवेशवाद। लेकिन उपनिवेशवाद का आंदोलनों के द्वारा खत्म कर दिया, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद खत्म हो गए। उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद में साफ दिखा करता कि जो देश इस देश का गुलाम है, जो कर इंग्लैंड का भारत गुलाम दिखा करता। लेकिन स्टूडेंट आज हम गुलाम भी नहीं दिख रहे और एक प्रकार का गुलाम भी, हाँ वो नव उपनिवेशवाद है। स्टूडेंट इसको बढ़ावा मिला है। क्यों? क्योंकि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विकसित राष्ट्रों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और इन्होंने विकासशील राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया और वहां की अर्थव्यवस्था को इस तरह जकड़ लिया जो कर विकसित राष्ट्र का विकासशील देश वाह बात माननी पड़े से। और जब वाह बात माननी पड़े से तो उनकी जो प्रभु सत्ता हुआ था खत्म होगी, एक प्रकार तो गुलाम हो गए वे थे। तो इसलिए नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे दिया किसने? वैश्वीकरण ने। क्यों दे दिया भाई? एक तो यह निर्भरता बढ़ गई, इसी आदत घेर दी जो कर भारत में ला लो। एक जियो ने फ्री की सम दे दी हमारे यहाँ, ई हैबिट पड़ गई, इन बिना हमारा काम भी नहीं चला। और तो और ऑनलाइन क्लास भी जो हमारी विस्ता शुरू हो रही है, तो ईब हमारा नेट बिना काम चल रहा है कोन्या। इंटरनेट की हमें जरूरत होगी और तो हमने पैसे लाने पड़ेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यो एक प्रकार का हैबिट होगी। उसी तरह जो विकासशील राष्ट्र थे ना, जो अपने देश तक गुजारा कर रहे थे, इनकी विकसित राष्ट्रों की कंपनियों के ऊपर निर्भरता होगी तो वे जो कर चाहेंगे न्यू चलना पड़ेगा, जो कर चाहेंगे वे न्यू चलना पड़ेगा। तो भाई हम उनके गुलाम हो गए जो दिखते को ना। इसलिए ये नव उपनिवेशवाद हो गया, जो नकारात्मक प्रभाव हो गया, नुकसान है भाई। तीसरी बात भाई, समानता खत्म होगी। विकसित और विकासशील देश की जो है ना वो खत्म हो गई। आज भी विकसित और विकासशील देशों में खाई खुदगी भाई। समानता का भाव क्यों हो गया? असमानता बढ़ गई भाई। विकसित और विकासशील देशों में जो विकसित देश हैं जिनका पूर्ण रूप से विकास हो लिया, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित कर रहे हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं उन देशों में सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए वो स्थापित की जाती हैं और मुनाफा कमाने के साथ साथ सिर्फ अपने फायदे को देखती हैं, जिससे आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से असमानता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त कमजोर और गरीब जो राष्ट्र हैं, निर्धन जो राष्ट्र हैं, उनके हितों की अनदेखी हो है भाई। उदाहरण के लिए कोई कंपनी मान ले वहां स्थापित होगी, मान ले अमेरिका की कोई कंपनी भारत में स्थापित होगी, इंग्लैंड की कोई कंपनी भारत में स्थापित होगी, फ्रांस की कंपनी या भारत में स्थापित होगी या विकासशील देशों में स्थापित होगी, तो जिस भी क्षेत्र में वो कंपनी स्थापित होगी उसके आसपास का वातावरण दूषित होगा। और जब आसपास का वातावरण दूषित होगा तो आसपास के जो आदमी हैं उनमें बीमारियां होंगी। तो वो अपने हितों की मांग करेंगे, भाई यहां से जो है ना ऐसे चीजें लगाओ जिससे ये प्रदूषण ना हो। तो इस तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिससे वहां के नागरिकों का वातावरण
दूषित होने के कारण बीमारियां होती हैं और उनके जो मूल हित हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से सिर्फ मुनाफा कमाने की सोचती हैं, न कि वहां के विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए कमजोर राष्ट्रों की अनदेखी हो है, जो एक नुकसान है भाई। इसके अतिरिक्त अगला जो पॉइंट है, जो मूल संस्कृति है, मूल संस्कृति का मतलब जैसे भारत लगा लो स्टूडेंट्स, भारत की जो मूल संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, वो खत्म हो रही है। उदाहरण के लिए भारत में नोकिया कंपनी है, नोकिया भारत की कंपनी है, कितने नोकिया के फोन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। नोकिया जो कंपनी है कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चाइनीज फोन हैं, जो दूसरे देशों के फोन हैं, उनको हम ज्यादा ले रहे हैं, वो भले ही महंगे हों। तो जो भारत की जो कंपनी है वो तो ठप होगी, और ठप होगी तो किसका नुकसान होया, भारत का ही तो नुकसान होया। तो इसी तरह और जो कंपनियां हैं, जो दूसरे देशों के ऐप हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं। तो हमारे जो अपनी मूल संस्कृति है, खान पान लगा लो स्टूडेंट्स, जो ये पिज्जा और बर्गर है, ये कितना हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं भाई। लेकिन पूरा देश, हर एक देश का छोटे छोटे गांव हैं, वो भी पिज्जा बर्गर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे मूल जो खान पान है, देसी जो खाना पीना था, दूध दही का, हरियाणवी जो हमारे को शरीर में ताकत भी देते, वो हमने छोड़ दिए तो हमारी संस्कृति खत्म होगी, जिससे हमारी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। इसके अतिरिक्त जो वेस्टर्न सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति पवित्र संस्कृति होती थी, हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे। आज हमने पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृतियों को अपना लिया, पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया, जो ना तो पूरे तन को ढकते हैं। हमारा जो कपड़ा था, हमारा जो पहनावा था, पूरे शरीर को ढकता था। आज कितने बच्चे जो है उस कपड़े को पसंद करते हैं, उस पहनावे को पसंद करते हैं। हमने वो संस्कृति अपना ली, किसकी, पश्चिमी देशों की नकल कर ली। जिसा वह पह रहे हैं ना, जिसे वे बोल रहे हैं, उसे हम बोलने लग गए। जिससे ना हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं अब, ना इतनी जो पश्चिमी देशों की संस्कृतियों में रंग जाएंगे, हम अपने बड़े बुजुर्गों का, हम अपनी मूल संस्कृति का विनाश कर जाएंगे। हम अपने राष्ट्र के की जो हमारी मूल संस्कृति, हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, हम अपना जो बढ़िया पहनावा वो करते थे, वो हम नहीं अपनाएंगे। हम ज्यादातर जींस को पसंद करते हैं। कितने का आदमी जो है धोती कुर्ता पहनते हैं, नए बच्चे कितने पहनते हैं। तो हमारी जो मूल संस्कृति है वो तो खत्म होगी। इसी तरह न केवल भारत की, संपूर्ण विश्व की संस्कृति नष्ट होगी भाई। जो मूल संस्कृति है उसको छोड़ दिया किसने, वैश्वीकरण ने भाई। अगला जो पॉइंट है, पूरे विश्व में एक जैसी अर्थव्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा हो गया। इसके अतिरिक्त जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन्होंने पर्यावरण को भी दूषित कराया है भाई। जो वर्ल्ड सोशल फोरम है भाई, एक पर्सन ये भी आ जाएगा, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में वैश्वीकरण का विरोध करती है। क्यों, इन वैश्वीकरण की आड़ में पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। इसने पर्यावरणविद भी समर्थन करते हैं। वो यूं कहे हैं, इससे जो है मूल संस्कृति का ह्रास हो रहा है और पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसलिए वैश्वीकरण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त जो प्रभु सत्ता, संप्रभु सत्ता है, उसका भी नुकसान हो गया भाई। उसको भी प्रभावित कर रहे हैं भाई। एक होता है स्टूडेंट, एक बार सुनो, संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब होता है जिस देश के ऊपर शासन हो रहा है उस देश का आदमी ही उस पर राज करे, संप्रभुता कहलाता है। जैसे भारत में जो शासन हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के नेतृत्व में काम हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के नागरिक हैं। जो रामनाथ कोविंद हैं भारत के राष्ट्रपति, वो भारत के नागरिक है, यही राज कर रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार जो है
भारत की है कि जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो सरकार है वो भारत की है अपनी, ये इसमें किसी दूसरे देश का नागरिक यहां राज नहीं कर रहा, वो है अगर संप्रभुता। जैसे 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। संप्रभु कब बने हम? 1947 के बाद। तो जिस दिन से ये वैश्वीकरण आया ना, जगह जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होगी तो स्टूडेंट सबसे मोटी दिक्कत क्या होगी? जो संप्रभुता है उसको भी प्रभावित करने लगे। दूसरे राष्ट्र अपने नुमाइंदे जिसकी वो माने, किसकी? विकसित देशों की, विकासशील देशों में उन आदमियों की सरकार बनने लगी जिसकी विकसित देश साव है, और जिसकी विकसित देश साव हैगा उसकी सरकार बनेगी। तो इसका मतलब वहां संप्रभुता नहीं है, इसको भी प्रभावित करने लगे। तो ये भाई वैश्वीकरण के नुकसान हैं, वैश्वीकरण का बहुत हानि है भाई। जितनी ज्यादा वैश्वीकरण के कारण तकनीकी हुई है, तकनीकी विकास होया है, बहुत बढ़िया बात है भाई। वैज्ञानिकरण बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा खोज करी है, लेकिन उस खोज के चक्कर में हमने वातावरण भी तो दूषित कर दिया। एक खोज कर ली, नई गाड़ी बना ली, जितनी ज्यादा गाड़ियां बनेंगी क्या उससे वातावरण दूषित नहीं होगा? ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण, क्या नाम है ये, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। उद्योग लगा दिए, जहां पर वो उद्योग लगाए जाते हैं वो जमीन पर लगाए जाते हैं, तो क्या वहां के पेड़ पौधों को नहीं काटा जाता? जिस देश में तो पेड़ पौधे काटे जाते, क्या उसका वातावरण दूषित नहीं होता? आज ओजोन परत पर छिद्र हो गया स्टूडेंट्स, मैंने एक बताया था ओजोन परत से, जो ओजोन परत पर जो छिद्र होया है, जो हमारे उससे कैंसर आदि जो त्वचा रोग उनसे हमारे को सुरक्षा प्रदान करते थे, जो छिद्र होया है वो किसके कारण होया? नई नई खोजा के कारण हो गया। धरती के का जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। जो ग्लेशियर है, जहां पर जो बर्फ जमती थी वहां पर जो है ना जल्दी बर्फ जो है बहुत ज्यादा तीव्र गति से कुछ सालों से पिघल रही है। अतः इसका मतलब पिघल रही है, जब बता रही है वो वहां का जो वातावरण है, वो जलवायु है वो प्रभावित हुई है, उष्मा बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है। अगर गर्मी बढ़ी है तो क्या हमने पृथ्वी के वातावरण को दूषित नहीं कर दिया? और इसी तरह हमारा जो वातावरण दूषित होता जाएगा तो क्या अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी पर जीवन संभव रह जाएगा? तो क्या हमारे दुष्प्रभाव नहीं पड़े हैं वैश्वीकरण के कारण? वैश्वीकरण में जितनी खोज हुई ना स्टूडेंट, इतनी क्या है भी ना हुई, इतनी कितनी तीव्र गति से खोज हो रही है। ये मोबाइल लगा लो आप, जहां पर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, जहां पर ये मोबाइल के टावर लग रहे हैं, क्या वहां पर कोई पशु, कोई पक्षी रहे हैं? पक्षियों का जो जीवन है वो नष्ट हो गया। जो आदमी वहां उसके आसपास में जीवन जी रहे हैं वो एक प्रकार का नरक का जीवन जी रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है, जितनी वैश्वीकरण ने खोज करी है, जितना जीवन सरल बनाया है, जितनी एक देश के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं, उतना ज्यादा नुकसान भी कराया है। तो इसी कारण वर्ल्ड सोशल फोरम आदि कई जो बहुराष्ट्रीय जो फोरम है, संस्थाएं हैं, वो इस चीज का विरोध कर रही हैं। वो इसीलिए विरोध कर रही है ताकि स्टूडेंट जो वातावरण को शुद्ध किया जा सके। और इसी कारण कई बार जो है 2001 में ब्राजील में वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम ब्राजील में हुई थी इसकी स्थापना। इसका क्या उद्देश्य है? जो वैश्वीकरण है उसके दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण का विरोध करना, उसको रोकना। ये थे भाई हमारे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव। अब अगला है हमारा वैश्वीकरण के कारण। भाई वैश्वीकरण क्यों हुआ? स्टूडेंट आपने ये पता ही है भाई वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक देश की दूसरे देश के साथ नजदीकियां बढ़ना, एक पूरा विश्व एक गांव की तरह होना वैश्वीकरण कहलाता है। हमने इसके कारण इसके पक्ष विपक्ष में तर्क किए हैं। अब हम करेंगे इसके कारण क्या है। इसके क्या कारण है भाई वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? हमने पक्ष विपक्ष के तर्क कर लिए। पहला कारण तो भाई साम्यवाद खत्म हो गया। भाई साम्यवाद क्या है?
आपने पता है स्टूडेंट, 1945 में एक ओर ना सोवियत संघ हो गया था, एक ओर ना अमेरिका हो गया था भाई। भाई संतुलन होना जरूरी है। जिस तरह एक व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी शक्तियां दे दी जाए, वो एक कानून बना हुआ, वो लागू करा, वो एक गलत ठीक के फैसले करा, तो वो गलत करे बिना रहा है कौन? क्यों? एक तो 100 आदमी का दिमाग और एक आदमी का दिमाग हो, और इसलिए उसको रोकने वाला भी जरूरी है। उसी तरह 1945 से लेकर 1990 में एक ओर ना अमेरिका हो गया, एक ओर ना सोवियत संघ हो गया। दोनों में टकराव रहा। एक ओर न लोकतंत्र प्रणाली होगी, दूसरी ओर न साम्यवादी शासन प्रणाली होगी। लेकिन 1990 में सोवियत संघ का हो गया विघटन, सोवियत संघ के हो गए टुकड़े, और अमेरिका का कोई मुकाबला करने वाला नहीं रहा। और अमेरिका का कोई मुकाबला करने वाला नहीं रहा तो वो अपनी मनमान मर्जी करने लग गया, और उसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दे दिया। वैश्वीकरण में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये है। तो पहला कारण क्या होगा? अगर मान ले आज सोवियत संघ होता तो वैश्वीकरण ना होता शायद। तो उसका अमेरिका को रोकने वाला नहीं रहा, इसलिए साम्यवाद का, क्योंकि साम्यवाद का मतलब है सोवियत संघ साम्यवादी शासन प्रणाली को विश्वास रखता था, मजदूरों के शासन प्रणाली में विश्वास रखता था। इसलिए साम्यवाद के पतन के कारण अमेरिका अपनी दादागिरी की नीति अपनाने लगा, जिसके कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। एक ध्रुवीय व्यवस्था होगी भाई, साम्यवाद का पतन हो गया। दूसरा कारण यह है भाई, एक ध्रुवीय व्यवस्था होगी भाई। एक ध्रुवीय व्यवस्था भाई, ये सुन लो, कई बार पेपर में ये भी आ जाएगा। एक ध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीयता क्या है, बहुध्रुवीयता क्या है? सत्ता की बागडोर एक ध्रुव के पक्ष हाथ में हो, एक गुट के हाथ में हो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक का गुट की चलती हो तो वो एक ध्रुवीय व्यवस्था। 1991 के बाद एक का ध्रुव रहेगा, क्योंकि साम्यवाद शासन प्रणाली तक खत्म हो गई, सोवियत संघ का विघटन हो गया। दो ध्रुव रहेगा ना, एक ध्रुव रहेगा पूरे अंतरराष्ट्रीय सतर पर। पहले दो ध्रुवा की चलिया करती 1990 45 90 के बीच में। अब केवल एक ध्रुव रहेगा, अमेरिकन ध्रुव, मतलब अमेरिकन गुट। उससे की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चौधर है आज, उससे की चल रहा है। तो ये एक ध्रुवीय व्यवस्था है भाई। तो एक बार मैं ये बता दूं पहले, एक ध्रुवीय व्यवस्था जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गुट या एक ध्रुव या एक राष्ट्र की चलती है। द्विध्रुवीयता जिसमें दो गुट या दो राष्ट्रों की या दो गुटों की चलती है भाई, जैसे अमेरिका और सोवियत संघ। बहुध्रुवीयता मतलब एक गुट या दो गुट की ना चल करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक गुटा की चल है, अनेक देशों की राजनीति में चौधर हो, उसके हम बहुध्रुवीयता कहते हैं। वर्तमान समय में 1945 तक पहले बहुध्रुवीयता थी, 1945 से और 1990 के बीच में द्विध्रुवीयता थी भाई ज्यादातर। अब जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था है भाई। सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका ने कोई रोकने वाला नहीं रहा, इसलिए एक ध्रुवीय व्यवस्था के कारण जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है भाई, और अमेरिका चाव है इसमें। तीसरा भाई, तकनीकी का भी विकास हो गया भाई। भाई इसका जो वैश्वीकरण है, इस तकनीकी का विकास हो गया। आप तय एक एग्जांपल मैंने दिया था, जियो की सिम शुरू में भारत में फ्री मिली थी, वो फ्री मिल गई, लेकिन आज जो है 555 का रिचार्ज हो रहा है 84 दिन का। भाई 555 का क्यों, चाहे 2000 का कर दो। जब भी आदमी रोटी खानी छोड़ देगा, ये भी वो मोबाइल ना छोड़ सकता, क्योंकि इसकी एक जरूरत होगी स्टूडेंट्स। और इसकी इसी आदत घेर दी, एक स्थान पर बैठे बैठे सारी चीजें न देख ली है, एक हैबिट भी होगी, और साथ में एक चीज और भी होगी, रोजगार भी होगी। इससे बहुत सारे आदमी अपना काम भी चला रहे हैं। तो ये जो तकनीकी विकास होया है, ये किसके ऊपर निर्भर हो गया? एक प्रकार का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इंटरनेट के ऊपर हम डिपेंड हो गए। पहले वो फ्री में थी वो काम, इब हम पैसे दिया, हाँ, जब भी उसका पीछा नहीं छूट रहा, हम छोड़ नहीं सकते उसको। उसी तरह जो विकसित राष्ट्रों ने जो तकनीकी खोज करी है ना, वह तकनीकी खोज जो सुविधाएं हैं विकासशील देशों तक पहुंचा दी, और उसकी एक इसी हैबिट होगी, भले ही उसका नुकसान होता हो, हम उससे पीछा नहीं छुटा सकते।
और इस हैबिट के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। मतलब नजदीकियां होगी, जितनी ज्यादा सहूलियत होगी उतना ज्यादा भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे तो भाई छूट नहीं सकते उससे पीछे। ये मान ले हम छोड़ना भी चाहें, ये पूरा विषय है तकनीकी रूप से एक दूसरे पे। मान ले अमेरिका ने कोई खोज कर दी तो वो सारे विषयों ने दे दे है, और मान ले किसी विकासशील देश ने कोई खोज कर दी तो पूरे विषयों ने दे दे है। तो इस तकनीकी खोज के कारण भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, यो भी एक कारण है। आजकल जो है ना तकनीकी विकास, जैसे सेवा है, वस्तुएं हैं, विचार हैं, जैसे ये तकनीकी आई है भाई, जैसे मनोरंजन के साधन है, एक दूसरे देश तो दूसरे देश में पहुंच रहे हैं, यह हमारी एक तकनीकी खोज तो है। और तकनीकी खोज से क्या है, हम एक दूसरे के नजदीक हो यार, एक दूसरे के नजदीक हो यार, हम तो इससे दूर नहीं हो सकते तो वैश्वीकरण तो रहेगा। फिर वैश्वीकरण का एक कारण है। राष्ट्रों की आपस में निर्भरता भी होगी भाई, राष्ट्रों की जो निर्भरता है वो भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में कारण बने भाई। राष्ट्रों की आपस में निर्भरता, ये राष्ट्र है ना भाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, और जितने ज्यादा निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर तो है नहीं, एक दूसरे पर निर्भर हो गए। मान ले अमेरिका ने कोई खोज कर ली, इंग्लैंड ने कोई खोज कर ली, तो विकासशील राष्ट्र उस खोज को, उस तकनीक को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितने बहुमूल्य उसमें मिले। और दूसरी बात, जैसे किसी राष्ट्र ने बहुराष्ट्रीय कंपनी लागू कर दी किसी राष्ट्र में, विकासशील राष्ट्र में, अगर उस कंपनी को उठवाएगा वो देश, तो वहां के नागरिक तो बेरोजगार हो जाएंगे, और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। तो जो राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में वह कंपनी लगाई है, वो किसके ऊपर निर्भर हो गया, जिस राष्ट्र की वह कंपनी है। जो इस तरह जो निर्भरता बढ़ी है ना, वो वैश्वीकरण को बढ़ावा दे है। मतलब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए तो एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, और एक दूसरे के नजदीक जाएंगे तो वैश्वीकरण है। वही तो वैश्वीकरण है, एक दूसरे के नजदीक जाना, एक गांव की तरह होना। अगला है आर्थिक विकास करने के लिए। सभी राष्ट्र भाई अपना आर्थिक विकास चाहे हैं। यू देख लिया भाई 1945 तक 1990 ताई अमेरिका पूंजीवाद को बल दे था, और सोवियत संघ कृषि को बल दे था, समाजवाद को बल दे था। इब उसने देख लिया भाई अमेरिका ने उद्योग लगाए, साम्यवादी शासन प्रणाली के तहत यो जो सोवियत संघ था, अपनी घिसी पिटी पुरानी व्यवस्था में रहा, जिस तरह सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, और उसने अमेरिका की नीति अपना ली। उन्होंने अपने एक प्रकार का विरोधी की नीति अपना ली, और जो विरोधी की नीति अपनाई, उन्होंने देखा भाई हमारे घर में, मतलब सोवियत संघ एक घर था ना, कजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, जो 15 राष्ट्र बने हैं, तो वो राष्ट्र जो अलग हुए हैं, टुकड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि भाई अमेरिका की नीति बढ़िया थी, उद्योग लगावांगे ज्यादा बेनिफिट होगा, और ज्यादा बेनिफिट होगा तो हम ज्यादा उत्थान करांगे, अपने देश का आर्थिक विकास ज्यादा करांगे। और इस आर्थिक विकास के कारण उन्होंने अमेरिका की नीतियों का अनुसरण किया। अमेरिका की नीति क्या थी, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली और वैश्वीकरण, उस नीति को अपनाया। इस आर्थिक विकास के कारण भी एक दूसरे के प्रति नजदीकियां बढ़ी हैं, और आर्थिक विकास करने के लिए जो नजदीकियां बढ़ी है, उसी कारण जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त भाई उदार नीतियां, उदार का क्या मतलब होता है भाई, उदारीकरण। उदार नीतियां का मतलब भाई अपनी जो वो है शासन व्यवस्था, उदारीकरण कह लो भाई इसमें, उदारीकरण और निजीकरण भाई। अगला है निजीकरण। भाई ये उदारीकरण का मतलब क्या होता है, खुलापन। भाई जितना खुलापन की छूट देंगे उतनी प्रतियोगिता बढ़ेगी, तो उतनी ज्यादा तकनीक आएंगी। एक तो एक बढ़िया जो है
व्यवस्था होगी, एक और जितनी ज्यादा बढ़िया व्यवस्था होगी उतना जीवन सरल बनेगा, उतना ज्यादा लाभ होगा राष्ट्र को। तो इसलिए उदारीकरण, जो खुलेपन की जो नीति है ना, जो वैश्वीकरण की दो नीतियां हैं, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का मतलब अपने देश में प्रतियोगिता की छूट दे दो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की छूट दे दो। तो इस ये नीति सारे देश सोची, जितनी ज्यादा उदारीकरण देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा तो रोजगार मिला ना प्रगति होगी। इस कारण भी जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। निजीकरण भाई, अब जो ये विकसित राष्ट्र है ना, ये क्या चाहते हैं भाई, पूंजीवाद हो। पूंजीवाद का मतलब इनके नागरिक दूसरे देश समझ आवे, ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाओ और उसका टैक्स सामने दे, मतलब राष्ट्र का भी गुजारा होगा बढ़िया और राष्ट्र भी प्रगति में जाएगा और वो संस्था या व्यक्ति भी जाएगा। तो उन्होंने निजीकरण पर बल दे दिया। तो यही तो है वैश्वीकरण में जो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप था ना, जो राज्य ने चाहा करता भाई सारे काम जो सरकारी होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, वो सारे के सारे काम भाई निजीकरण में दे दिए। और निजीकरण से क्या वो हो गया, जैसे प्राइवेट स्कूल, सरकारी से प्राइवेट होंगे तो भाई जनता का पैसा होगा, और वो जो जनता, वो जो प्राइवेट स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ये अस्पताल होंगे, ये सरकार को टैक्स देंगे, सरकार का भी फायदा और क्या नाम है उन संस्थाओं का भी फायदा ना, रोजगार की चिंता देने की सरकार ने। तो कहने का मतलब है ये विकसित देशों से थे। अब जैसे एक और देख लो, ये वर्तमान समय में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो एमएसपी के ऊपर चल रहा है, ये भी इसने विकसित देशों की तो नकल कर लिया। विकसित देशों में क्या चल रहा है, अब भाई ये जो एमएसपी और ये कुछ नहीं होना चाहिए, कंपनी के थ्रू वो होना चाहिए रजिस्टर, ना एमएसपी देना पड़े, कंपनियां खरीदे जिससे वो कंपनी का भी फायदा होगा और उस सरकार का कोई लॉस नहीं होगा। मान ले नमी का गेहूं है या और किसा गेहूं है या कोई फसल है बेकार, उसमें सरकारी कोई शद्दर नहीं, कंपनी लेगी, कंपनी खराब होगा तो उन्हें ले को नहीं, और ना कंपनी फिर उसको किसको देगी, सरकार को टैक्स देगी। तो सरकार का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा, जो कमी आओगी जनता को आओगी। तो इस सरकार ने जो वैश्वीकरण है, सरकार सारे देशों में एक ऐसी नीति अपना ली जिससे मुनाफा हो, सिर्फ जनता का लॉस हो या नुकसान हो, शोषण, उससे बात तक कोई मतलब नहीं। तो जो ये निजीकरण है, जो सरकार के ज्यादातर राष्ट्रीय से प्रभावित हुए, आजकल जो है ना राष्ट्रीयकरण की बजाय निजीकरण पर बल दिया जाने लगा। जैसे भारत में 1991 के बाद बहुत सारी चीजों का निजीकरण हो लिया कि अब वर्तमान समय में रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, और क्या नाम है हवाई जो यात्राएं हैं वो निजीकरण के उसमें चल रही हैं, शिक्षा का निजीकरण में के ऊपर उतारू हैं, और बहुत सारे परिवहन का निजीकरण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारी चीजों का निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है, इससे जो है सरकार का भी बेनिफिट है और कंपनियों का भी बेनिफिट है। और ये नीति कहां से है, विकसित देशों से। विकसित देशों से कहां से है, जो वैश्वीकरण के कारण है। क्या हम विकसित देशों के नजदीक नहीं जाते अतः हम इन चीजों का बेरा नहीं लागा है, तो हम उस समय क्या नाम है ये कल्याणकारी राज्य में जीते, और कल्याणकारी राज्य में जीते तो वैश्वीकरण नहीं होता। ये थे हमारे इसके क्या नाम है वैश्वीकरण के उदय के कारण भाई। अगला है भाई महाशक्ति का उदय। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में महाशक्ति का उदय होना भी है भाई। महाशक्ति का उदय का मतलब होता है भाई एक शक्तिशाली राष्ट्र का जन्म होना। भाई 1990 के बाद अमेरिका एक महाशक्तिशाली राष्ट्र है जिसकी पूरे विश्व में एक दादागिरी की नीति है, एक थानेदार की भूमिका निभा रहा है, और जो नीति चाहे वो लागू कर सकता है। और 1970 के बाद से ये मांग उठनी शुरू हो गई थी, अगर वैश्वीकरण को अपनाना है तो एक शक्तिशाली राष्ट्र होना जरूरी है। और 1991 में से अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, और इसी की करेंसी पूरे विश्व में चलती है। जो डॉलर है अमेरिका का है भाई, ये डॉलर, इसकी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय करेंसी मान लिया। तो अगर जो महाशक्ति का उदय नहीं होता तो वैश्वीकरण का भी जन्म नहीं होता, वैश्वीकरण इतना नहीं होता। तो जो वैश्वीकरण के उदय में 1970 के बाद ही एक शक्तिशाली राष्ट्र की मांग होने लगी थी। अगर वैश्वीकरण को अपनाना है तो महाशक्तिशाली एक राष्ट्र होना चाहिए, महाशक्ति का उदय होना जरूरी है। और जो 1991 में होगा, 1991 में जो महाशक्ति का उदय होया जिससे वैश्वीकरण का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय जो
अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भाई। आज पूरे विश्व में गरीबी के उन्मूलन की समस्या है, विश्वव्यापी पर्यावरण की समस्या है, उसकी रक्षा की समस्या है, और कुपोषण से की जो का निजात दिला करके पोषण की जो समस्या है, और इसके अतिरिक्त आतंक की जो समस्या है, आतंकवाद और इनसे निपटने के लिए भाई ये जो मैंने समस्याएं बोली हैं, आतंक की जो समस्या है, इनसे समाधान करने के लिए भाई एक सामूहिक साझा मंच और साथ में एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे आतंकवाद की समस्या है, वो सब मिलजुल करके इससे मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल जो कोरोना की बीमारी है, एक महामारी बीमारी है भाई, इससे निजात दिलाने के लिए सारे देश एक दूसरे के नजदीक होने जरूरी है। पूरा विश्व जो है आज कोरोना से जूझ रहा है, और 1 साल हो लिया लगभग, क्योंकि 13 नवंबर 2019 से पहला कोरोना केस चाइना में पाया था, और आज जो है 20 दिसंबर 2020 हो लिया। तो जो कोरोना जैसी जो महामारी है, उससे निजात पाने के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और इस की वैक्सीन खोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो मिली तो नहीं है। लेकिन जब मिल जाएगी तो वो सारे के सारे विश्व की समस्या का समाधान करेगी। अगर मान ले एक दूसरे के नजदीक नहीं होते, एक दूसरे के नजदीक नहीं होंगे, तो इसका समाधान भी नहीं होगा। तो ये आजकल जो महामारी और जो भयंकर समस्याएं हैं, ये एक आतंकवाद की समस्या है। अगर एक देश अकेला पड़ जाएगा तो मारा जाएगा। तो इसलिए वे समय की भी मांग है, इन समस्याओं से निजात की भी मांग है। अब वैश्वीकरण का होना जरूरी है। वैश्वीकरण में नजदीकियां एक दूसरे के नजदीक आएंगे, नजदीकियां जो बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो समस्याएं साझा मंच के रूप में काम करेंगे, सब मिलजुल करके काम करेंगे, मिलजुल करके काम करके उनका समाधान भी हो जाएगा। इसलिए भी जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है भाई। इसके अतिरिक्त भाई जो अंतरराष्ट्रीय ये बाजार हैं, जो वर्ल्ड बैंक, ये जिसको हम विश्व बैंक कहते हैं, इन पर भी निर्भरता बढ़ेगी भाई। IMF है, तो ये इनसे हम जो ऋण लेते हैं और एक दूसरे से जो मदद करते हैं, विश्व बैंक, IMF तथा UNO आदि ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनने भी जो है पूरे विश्व को एकजुट करने पर बल दिया है, एक दूसरे के प्रति नजदीकियां लाए हैं। जैसे UNO में 193 देश है भाई, जो कि विश्व में शांति स्थापित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय नगर है, एक विश्व नगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 193 देश इसमें शामिल हैं UNO में। तो ये इसने भी जो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, जो विश्व में शांति स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त अगला है भाई, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए पहले जो कोई घटना होया करती, वो एक स्थान तक होया करती। आज जो घटनाएं हैं वो विश्वव्यापी घटनाएं होंगी। आज कोई घटना होगी मान लिया अमेरिका में, तो उसकी सूचना पूरे विश्व में फैल जाएगी। उदाहरण के लिए 2018-19 में एक अमेरिका में एक व्यक्ति ने, जो मानसिक रूप से शायद रोगी था, अंधाधुंध गोलियां जला दे बहुत सारे आदमियों को, मतलब 100 से भी ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी। उसकी घटना वहां होते 1 घंटे के अंदर अंदर विकासशील देशों के छोटे छोटे शहरों में भी, गांवों में भी पहुंच गई थी। किसके कारण पहुंची है घटना? ये वैश्वीकरण के कारण। पूरे विश्व में संचार की क्रांति आई हुई है, और संचार की क्रांति के कारण पूरा विश्व एक दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे देश के गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस, और फिर दूसरी बात, विश्वव्यापी जो घटनाएं हैं, न्यू देख लिया भाई, जब तक अपने देश तक बाहर नहीं निकलांगे ना, हम प्रगति नहीं करांगे। और एक लाख जैसे चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरह एक राष्ट्र भी कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए विश्व के दूसरे देशों से जुड़ाव जरूरी है।
और विश्व के दूसरे देशों से जुड़ाव होगा तो अपनी प्रगति करेगा। इस कारण जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। सभी राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल करके दूसरे देश के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। इन कारणों से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। तो इसलिए स्टूडेंट अपना सामाजिक आर्थिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, तो वैश्वीकरण आज इसकी मांग है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे वैश्वीकरण के कारण। इससे पहले आज की ही वीडियो में पक्ष विपक्ष तथा उसकी ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण कैसे है, राजनीतिक वैश्वीकरण कैसे, आर्थिक वैश्वीकरण कैसे है, उन चीज़ों के बारे में मैं जानकारी प्राप्त की। तो अपने इस वीडियो को बार बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा बार बार देखें ताकि हमारा वैश्वीकरण का जो मुद्दा है अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसी के साथ धन्यवाद।